अंग्रेजी में एक ही है, मेजर पेनल्टी, या कहीं कहीं मेजर पनिशमेंट भी कहते हैं। तो जांच प्रारंभ करने से पहले ही ये निर्णय लेना होगा, जांच प्रारंभ करने से पहले ही ये तय करना होगा कि जांच मेजर पेनल्टी के लिए होगी या जांच माइनर पेनल्टी के लिए होगी। ये निर्णय जांच प्रारंभ करने से पहले ही, ये बाद में नहीं तय होगा। जांच प्रारंभ, क्योंकि दोनों की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। मेजर पेनल्टी की प्रक्रिया अलग, माइनर पेनल्टी की प्रक्रिया अलग। अब देखिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। यदि जांच मेजर पेनल्टी के लिए प्रारंभ होती है तो 3 आउटपुट आ सकते हैं। पहला, हो सकता है कि वो आरोप मुक्त हो जाए, आरोप मुक्त हो जाए, ये भी हो सकता है, ठीक। दूसरा, आरोप सिद्ध हो जाए और उस पर मेजर पेनल्टी इम्पोज कर दी जाए। तीसरा, आरोप सिद्ध हो जाए और उस पर माइनर पेनल्टी इम्पोज कर दी जाए। एक बात और है, एक से अधिक पेनल्टीज भी इम्पोज हो सकती है, प्लूरल में हो सकता है। एक से अधिक कितनी, इसमें हमारा नियम साइलेंट है, यानी एक से अधिक पेनल्टी, ये भी हो सकता है एक मेजर हो गई एक माइनर हो गई, 2 मेजर भी हो सकती। मुझे आज याद आता 2002 का एक किस्सा याद आता, आज 2025 चल रहा है। हमारे यहाँ एक अधिकारी थे, हमें नामों को बात नहीं करनी है, केवल प्रक्रियाओं की बात करनी है। बड़े प्रतिभाशाली अधिकारी थे। उनके खिलाफ एक मामला हुआ, जब आउटकम आया तो उनको दो मेजर पेनल्टी दी गई। अच्छा, एक ही दंडादेश में सारी पेनल्टी लिखी जानी चाहिए, दंडादेश अलग अलग हर पेनल्टी के लिए नहीं होनी चाहिए। जितने दंड मिले हैं एक ही दंडादेश में आ जाने चाहिए। उनको पहला दंड दिया गया रिडक्शन इन रैंक, वो अधीक्षण अभियंता पद पर थे तो उनको बना दिया गया सहायक अभियंता, प्रत्यावर्तन, ये दंड नंबर 1। दंड नंबर 2 डिसमिसल, दंड नंबर 2 दो दंड, ये मैंने इसलिए बताया, एक से अधिक दंड भी दिए जा सकते हैं, एक से अधिक दंड भी दिए जा सकते हैं। ये तो हमने मेजर पेनल्टी का देखा, 3 आउटकम आ सकते हैं। अगर कार्रवाई माइनर पेनल्टी के लिए चल सकती तो 2 आउटकम आ सकते हैं। नंबर 1 कि वो आरोप मुक्त हो जाए, आरोप सिद्ध ना हो, और नंबर 2 आरोप सिद्ध हो जाए तो उसको माइनर पेनल्टी इम्पोज हो जाए। पहले वाले में आपने 3 देखा था ना, अर्थात यदि मेजर पेनल्टी के लिए कार्रवाई प्रारंभ हुई है तो वो माइनर पे एंड हो सकती है। मेजर के लिए जो कार्रवाई शुरू हुई है वो माइनर पे एंड हो सकती है, लेकिन जो माइनर के लिए प्रारंभ हुई है वो मेजर पे एंड नहीं हो सकती। ये बात समझ में आ गई। अगर आपको लखनऊ से कानपुर जाना है तो आप रास्ते में उन्नाव में रुक सकते हैं और उन्नाव में ही अपनी यात्रा खत्म कर सकते हैं कि आगे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप उन्नाव के लिए ही जा रहे हैं, यात्रा आपने उन्नाव के लिए प्रारंभ की, तो कानपुर नहीं जा सकते। इसमें कोई डाउट नहीं। फिर से एक बार दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे कि यदि मेजर पेनल्टी के लिए कार्यवाही प्रारंभ हुई है तो वो मेजर पे एंड हो सकती है, माइनर पे भी एंड हो सकती है। लेकिन यदि माइनर के लिए प्रारंभ हुई है तो वो माइनर पे एंड हो सकती, मेजर पे एंड नहीं हो सकती। ये बात क्लियर हो गई? इतनी बात स्पष्ट है? अच्छा, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनका जॉब पेंशनेबल है क्या? है ही नहीं पेंशन? अच्छा, ठीक है। तो क्योंकि दोनों के लिए प्राविधान अलग अलग हैं, पेंशनर्स के लिए अलग है और जो पेंशनर नहीं है उनके लिए अलग है, तो उसी हिसाब से बात करेंगे। लेकिन जो लैंड ऑफिसर्स हैं, जो डेपुटेशन के हैं, वो पेंशनेबल है। तो पेंशनेबल की भी बात कर लेंगे और नॉन पेंशनेबल की भी बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अपना फॉर्मल प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन मेरे सामने लाइए। हाँ, इस पर नेक्स्ट आइए, अगली स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 2 पे। फुल स्क्रीन कर लो। अगर स्लाइड शॉर्ट हो तो मुझे भी दे सकते हैं।
अगर स्लाइड शॉर्टर हो तो मुझे भी दे सकते हैं। ये लैपटॉप इधर भी आ सकता है? नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर स्लाइड शॉर्टर अगर है सर है। अगर है तो दिया जा सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए, नेक्स्ट प्लीज। हाँ देखिए, ये हमारा अभी मैं 2 प्रेजेंटेशन आपके सामने रखूंगा। जो मेरा प्रथम प्रेजेंटेशन है वो ये है आज का। ये इसका रोड मैप इस प्रकार रहेगा। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, नीड फॉर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। नहीं अभी फिर से देखेंगे जो आपका मैनुअल कहता है। जरा एक स्लाइड पीछे जाइए। ये हम अब निर्माण निगम के बारे में स्पेसिफिक बात करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जनरल बात की, अब हम बात करेंगे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इन उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम। अब आगे आइए, नेक्स्ट प्लीज। नाउ दिस इज द रोड मैप और दिस सेशन। एक सेशन इसके बाद और करूंगा। इंट्रोडक्शन, नीड फॉर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, डेफिनेशन ऑफ मिसकंडक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मिसकंडक्ट, सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी, चार्जशीट, कंडक्टिंग द इंक्वायरी, डेली ऑर्डर शीट, इसको DOS भी कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स, अपील रिव्यू, रिवीजन एंड रिव्यू, एंड देन वी विल कंक्लूड दिस सेशन। अब थोड़ा आगे चलिए, नेक्स्ट। नाउ वी विल सी द इंट्रोडक्शन जो आपके मैनुअल के हिसाब से। Disciplinary proceedings are essential in any organization to uphold accountability, efficiency and integrity। जो अभी हमने बात की थी। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, जिसको संक्षेप में हम UPRNN कहते हैं, has established a structured disciplinary process to address cases of misconduct and indiscipline among employees। बिल्कुल आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बना हुआ है, स्टेप बाय स्टेप तरीके से, उसको हम समझेंगे। नेक्स्ट। The objective of these proceedings is to ensure a fair and transparent mechanism। तो आपका जो मैकेनिज्म है वो फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कोर्ट में इस बात पर भी रिलीफ मिलता है कि जो प्रक्रिया थी वो फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं थी। तो आपका मैकेनिज्म फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस व्हाइल मेंटेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। थोड़ा ध्यान रखिए इधर। हाँ, नौ आवश्यकता क्या है? नीड फॉर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट, disciplinary proceedings are necessary to maintain workplace order and professionalism। सबसे पहली बात तो ये है। ensure compliance with established rules and regulations। जो आपके स्थापित नियम और विनियम है उनका कंप्लायंस, उनका सही क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाना। प्रिवेंट मिसकंडक्ट एंड डेटर वायलेशंस। मिसकंडक्ट को हिंदी में अब 2-3 लोगों ने अलग अलग ट्रांसलेशन किए हैं। कुछ जगह इसको दुराचरण लिखा गया। दुराचरण, आचरण कब दुराचरण हो जाता? अच्छा, कोई भी एक्ट क्राइम कब बन जाता? कोई भी एक्ट आपका क्राइम कब बन जाता है? एक्ट वही है, कब वो क्राइम में कन्वर्ट हो जाता है? एनीबडी एस्टैब्लिश्ड रूल्स के अगेंस्ट आप कंडक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। क्राइम तब होता है जब कोई कानून टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ड्राइविंग ए 2-व्हीलर और मैंने हेलमेट नहीं लगाया, ठीक, तो 2-व्हीलर ड्राइव करना कोई क्राइम नहीं है। लेकिन जब मैं बिना हेलमेट के ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरा वही एक्ट क्राइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो कानून टूट गया ना। मैं क्रॉस, एक चौराहा आया जहाँ सिग्नल है और रेड सिग्नल है, मैंने सिग्नल तोड़ दिया, तो वही मेरा एक्ट क्राइम में कन्वर्ट हो गया। जब कोई कानून टूट जाता है तो एक्ट क्राइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई भी आचरण दुराचरण में कब कन्वर्ट हो जाता है? दुराचरण में। सर, प्रोसीडिंग्स का जो वायलेशन होता है, देखिए, आचरण वही है जब मेरा आचरण वैसा नहीं होता कि जैसा एक
सरकारी सेवक का या लोक सेवक से अपेक्षित है तो मेरा वही आचरण दुराचरण माना जाता है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें कि हम डीपी में बस कंडक्ट का ही परीक्षण करते हैं, आचरण का ही परीक्षण होना है। सारा खेल आचरण का है। आचरण सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आचरण ही है। यहाँ कंडक्ट पे ही सारी कार्रवाई हो रही है, कंडक्ट ही मिसकंडक्ट बनेगा। तो जो हमारी जांच होती है वो किसकी जांच होती है? जब वैसे कहा कि मेरे विरुद्ध जांच हो रही है, तो जांच किसकी हो रही है? मेरे आचरण की जांच हो रही है। ये बात समझ में आ गई? किसकी जांच होती है? मेरे आचरण की जांच होती है कि मेरा आचरण वैसा है कि नहीं जैसा एक सरकारी सेवक से। तो अब अगर आचरण दुराचरण पाया गया तो मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी। यानी मेरा कंडक्ट अगर मिसकंडक्ट पाया गया, कहीं कहीं इसको कदाचार कहा जाता है। कदाचार, कदाचार किससे बना? आचार से। आचार का मतलब आचरण। कदाचार का विपरीत क्या है? विलोम। कदाचार का विलोम सदाचार। तो हमसे अपेक्षित है सदाचार। आचार के दो हिस्से हो गए, सदाचार और कदाचार। हमसे अपेक्षित है सदाचार, और हमारा हर वो आचरण जो सदाचार नहीं है वो कदाचार। ठीक, तो दुराचरण को कहीं कहीं कदाचार भी कहा जाता है। ठीक, ये बात स्पष्ट हो गई। तो कदाचार को प्रिवेंट करना एंड डेटर वायलेशन। अगर